गुड इवनिंग, क्या हाल चाल बच्चों। कैसे हो, कैसे हैं मिजाज तुम्हारे। बहुत फ्रेश तो होगा नहीं, शाम के 9:15 हो रहे हैं, है ना। तो कल CAPF का एग्ज़ाम था। जहाँ तक पेपर मैंने देखा 15-16 क्वेश्चंस आए हैं मैथ्स के, ठीक है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। कोई भी बच्चा जो थोड़ा बहुत भी मैथ्स जानता होगा ना, थोड़ा बहुत भी, ठीक है, वो तुरंत ही क्वेश्चंस कर लेगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का लेवल कुछ है ही नहीं, ठीक है। एकदम अर्थमेटिक्स और थोड़ा बहुत मेंसुरेशंस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही मज़ेदार था पेपर। कोई भी बच्चा जो प्रैक्टिस करके गया होगा उसने अच्छा किया होगा, ठीक है। चलो गाइस, एक काम करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं अब प्रैक्टिस। आज हम लोग ट्रायंगल में आगे करने वाले हैं और करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने पीछे कर लिया है। तो आज अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, मतलब सुंदर क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं ब्यूटी ऑफ द एग्जाम्स ना, ठीक है। तो ब्यूटी ऑफ द एग्जाम्स जो CDS का है वो इसीलिए है ना। इस तरह के क्वेश्चंस पे ही CDS के एग्जाम में मिलता है हमें, CDS के एग्जाम के लेवल को समझने का मौका मिलता है, ठीक है। चलो गाइस, शुरू करते हैं हम लोग बिना वक्त गवाए, शुरुआत करते हुए पहले क्वेश्चन नंबर 37 से। सो डायरेक्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर 39 तक। फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, वन लेवल्ड एज द assertion भी कह सकते हो तुम इसको, एंड द अदर एज रीजन। you are to examine these 2 statements carefully and select the answer to these items using the codes given below, है ना। अब क्या है सवाल में भाई, सवाल कहता है कि यहाँ पे आगे 3 क्वेश्चंस दिया गया, 37 नंबर, 38 नंबर, 39 नंबर, इसी बेसिस पे आने वाला है हमको। और उसमें एक एजर्सन होगा, दूसरा रीजन होगा, और हमें एग्जामिन करना है दोनों स्टेटमेंट्स को, ठीक है, जो स्टेटमेंट्स दिया जाएगा, ठीक, और केयरफुली और बताना है। एंड सेलेक्ट द आंसर, मतलब हमको सेलेक्ट करना है आंसर कैसे, कि अगर मान लो ए एसर्शन करेक्ट होगा और रीजन दोनों, अगर एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, इंडिविजुअली दोनों ट्रू है, और आर अगर ए का एसर्शन, आर अगर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, या फिर ए और आर दोनों इंडिविजुअली ट्रू तो है, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं दे रहा है, एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर नहीं दे रहा है, तो हम कौन से पे टिक करेंगे, बी पे करेंगे। तीसरा, ए तो ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन दूसरा फॉल्स है, और चौथा ए फॉल्स है और आर ट्रू है। अगर ये चीज हो गया ना, ये चीज अगर होता है, इतना अगर हमारा हो जाता है, हमें समझ आ जाता है कि असर्शन और रीजन में से 2 स्टेटमेंट में से कौन कौन सही है। अगर जो सही है, पहला सही है, तो दूसरा भी सही है और दूसरा उसको सपोर्ट कर रहा है। ये सारी चीजें हमें असर्शन रीजन में देखना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम्स में आते हैं ना हम लोग को, ट्रायंगल्स में या ज्योमेट्री जैसे सेक्शंस में, मेंसुरेशन जैसे सेक्शंस में, तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, एकदम अच्छे से पढ़ना होता है क्वेश्चन को, अदरवाइज क्वेश्चंस एक हिलेगा नहीं अगर कभी टफ कर दिया जाए सवाल को तो, ठीक है। शुरू करें हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 37 नंबर का। 37 नंबर में क्वेश्चन है, इफ 2 ट्रायंगल्स हैव सेम पेरीमीटर देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब इस सवाल में कोई दम ही नहीं है क्या? इस सवाल में कोई दम नहीं है, मतलब 2 ट्रायंगल्स हैव सेम पेरीमीटर देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब 2 ट्रायंगल्स के बारे में बोला गया है कि 2 ट्रायंगल का पेरीमीटर सेम है, तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? ये स्टेटमेंट्स का पता कैसे करें? तो सबसे पहली बात तो ये ऐसे समझ लो कि 2 ट्रायंगल्स का पेरीमीटर सेम है, तो पेरीमीटर सेम होने से क्या दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम हो सकता है क्या? ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब होता है कि एक ट्रायंगल का, ठीक है, एक ट्रायंगल का जो साइड्स हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग, दोनों ट्रायंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होने चाहिए।
मतलब एक साइड अगर ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ठीक है, तीनों बराबर होगा तो ही ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। इसका मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया है, मान लो इसको एबीसी, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो ट्रायंगल डीईएफ के एरिया के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर हम कह सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टू ट्रायंगल्स हैव सेम पेरीमीटर। अगर दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर सेम है तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं भाई, नहीं होंगे। क्यों क्यों कैसे हो सकते हैं? अगर पेरीमीटर सेम है ना, तो पेरीमीटर सेम होने से कहां लिखा हुआ है कि एरिया सेम होगा? ठीक है, किसी भी दो ट्रायंगल का पेरीमीटर सेम हो सकता है लेकिन एरिया तो अलग हो सकता है ना। तो ऐसे केस में दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, सेम पेरीमीटर देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, ये नहीं है, असर्शन गलत है। अच्छा, अब आ जाओ रीजन की बात करते हैं। अगर असर्शन गलत है, रीजन में क्या है? इफ अंडर अ गिवन कॉरेस्पॉन्डेंस द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अभी यही बात जानबूझ के मैंने ये बता दी तुमको कि अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी भी कॉरेस्पॉन्डेंस में थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के तीन साइड्स दूसरे ट्रायंगल के तीन साइड्स के इक्वल हो, मतलब ये साइड इसके बराबर हो, ये साइड इसके बराबर हो और ये साइड इसके बराबर हो, ठीक है, हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये ट्रायंगल, ये कहलाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और ये कॉन्ग्रुएंट होता है, बिल्कुल होता है। तो रीजन, ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो इसका मतलब असर्शन गलत है, रीजन सही है। ऐसे कंडीशन में हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? तो हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? डी के साथ। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, इसके साथ जाएंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हम लोग। 37 नंबर हमने क्वेश्चन कर लिया, 38 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन को देखते हैं और फिर हम लोग इस सवाल को करते हैं। ठीक है, ठीक है। ABC is a triangle. Let D and E denote the midpoints of BC and CA respectively. Let AD and BE intersect at G. Let O be a point on AD such that AO is to OD equal to 2:7, where AD is a median. तो assertion क्या दिया हुआ है? AO equal to 2GD/3 और वहीं पे रीजन दिया हुआ है 2AG/3। अब हम चेक करते हैं कि इसमें क्या दोनों सही है या कोई एक सही है, या मतलब जो सही है, असर्शन अगर सही है तो रीजन भी सही है, तो क्या रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ये पता करेंगे तब जब हम ये देख लेंगे कि असर्शन सही है और रीजन भी सही है, तब हम आगे की ओर देखेंगे। ठीक है, कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। ठीक है, चलो इस सवाल को एक बार देखते हैं। ABC is a triangle. Let DE denote the midpoints of BC and CA. ये है ABC, ये है ABC। ठीक है, अब ABC अगर ट्रायंगल होगा एंड DE डिनोट द मिड पॉइंट्स ऑफ BC। D है बेटा यहाँ पे, ये है D, ठीक है, और ये है E। तो मिड पॉइंट ऑफ D क्या है? BC का मिड पॉइंट, ठीक है, और E क्या है? CA का मिड पॉइंट, CA का मिड पॉइंट। और हमने इसको मान लो मिला दिया। ठीक है, थोड़ा साफ कर देते हैं। हमने इसको मिला दिया D एंड E को। ठीक है, अब मिलाने के बाद क्या होता है? मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड CA रेस्पेक्टिवली। लेट AD एंड BE इंटरसेक्ट एट G। लेट AD एंड BE, लेट AD एंड BE इंटरसेक्ट एट G। ये जो G है ना, AD और BE G पे इंटरसेक्ट कर रहा है। लेट AD एंड BE इंटरसेक्ट एट G। ठीक है, अब सुनो, उसके बाद बोला जा रहा है लेट O बी अ पॉइंट ऑन AD। ये जो AD है ना बच्चे, AD पे कोई एक पॉइंट O है, ठीक है, AD पे कोई एक पॉइंट O है, ठीक है, लेट O बी अ पॉइंट ऑन AD सच दैट AO ये इज टू OD, ये पूरा 2:7 के बराबर है। ठीक है, तो वेयर AD इज मीडियन, और बताया गया है कि ये जो AD है ये मीडियन है, और इसीलिए असर्शन AO इक्वल टू 2GD/3 और OD इक्वल टू 2AG/3। क्या ये करेक्ट है? तो अब सुनना और मेरी बात को समझना। यहाँ पे क्या है, अगर ट्रायंगल है हमारा ABC, ट्रायंगल हमारा है ABC,
और अगर हमारा एबीसी ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर बीई और एडी इस पॉइंट पे जी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो जी है ना ये सेंट्रॉइड है। जी क्या है? सेंट्रॉइड है। और अगर जी सेंट्रॉइड है तो इसका मतलब ये जो एजी है ना बेटा, एजी और जीडी का रेशियो 2:1 होगा। अच्छा, एजी और जीडी का रेशियो तो 2:1 है, लेकिन अगर ओए और ओडी का रेशियो देखा जाए तो वो है 2:7। ठीक है, इस बात को समझना, 2:7। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं ओए और ओए ये और ओडी ये 2:7 का रेशियो है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, देखो सबसे पहले अगर हम केवल बात करते हैं यहाँ पे ओए और ओडी निकालने की, तो ये पूरा का पूरा एडी देखो, ओए 2 यूनिट और ओडी 7 यूनिट, तो 7 + 2 कितना होता है? 9। तो हम अगर केवल OA निकालना चाहेंगे तो ये जो AD है, AD अगर पूरा का पूरा 9 यूनिट है, AD अगर पूरा का पूरा 9 यूनिट है तो AD का 9 यूनिट में डिवीजन करके अगर 2 यूनिट हम दे देते हैं इसको, तो ये किसके बराबर हो जाता है? OA के बराबर हो जाता है। OA = OA या AO, जो भी तुम कहना चाहो, AO ही लिख लो ताकि याद रहे तुमको। ठीक है, AO कितना हो जाता है यहाँ पे? AD × 2/9, मतलब पूरा का पूरा 7 + 2 हो जाता है, 7 + 2 हो जाता है 9, और 2 पार्ट्स होता है AO, इसीलिए 2/9 से AD को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको मिल गया AO के बराबर। ठीक है, ये मतलब सीधा अगर मैं लिखूं तो 2/9 AD लिखूंगा। चलो, ये हो गई एक बात। दूसरी बात पे आ जाओ, सेकेंड थिंग। अब अगर मुझे किसी ने OD पूछा होता तो मैं OD कैसे निकालता? OD = लेता, यहाँ पे टोटल 9 पार्ट्स में AD डिवाइड हुआ, तो 2 पार्ट्स अगर OA है तो 7 पार्ट कौन है? ठीक है, OD है, तो मैं 7/9 AD करूंगा, 7/9 AD करूंगा। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। ठीक मतलब 7 पार्ट है। अच्छा, अब अगर मैं ये 2:7 वाला पार्ट खत्म करूं, ठीक है, और अब आ जाओ यहाँ पर, मतलब उससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम लोग आ जाते हैं। कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट भाई? तो अब हम लोग आते हैं ये पॉइंट पे जहां पे जी सेंट्रॉइड है। तो जी अगर सेंट्रॉइड है तो ये पूरा एजी 2 यूनिट्स और जीडी 1 यूनिट, माने टोटल 3 यूनिट हो गया। तो अगर मुझे किसी ने एजी पूछा कितना है तो एजी = मैं क्या बोलूंगा? एजी क्या है? 2 यूनिट है, कितने में? 3 में, टोटल 3 में, तो 2/3 किसका? AD का 2/3 AG हो जाएगा। और पूरा जीडी पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे? तो जीडी हो जाएगा कितना? 1/3, मतलब 1/3 AD। अच्छा, एक बात बताओ, अब मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलता हूँ। ऑप्शन में मुझे क्या बताया गया कि AO का जीडी के साथ रिलेशन बताया गया है, और AO हमारा क्या है यहाँ पे? AO हमारा है 2/9 AD। मतलब अगर एक काम करता हूं मैं AD का GD के टर्म्स में वैल्यू निकाल लेता हूं। मतलब अगर मुझे किसी ने कहा AD = क्या होता है, तो 3 × GD होता है। AD = 3 × GD। अब मैं इस AD को, जो कि 3GD के बराबर है, अगर यहां पटक दूं, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, देखो AO = हमारे पास है 2/9 AD। तो 2/9 AD तो मैं यहां से उठा रहा हूं, AD 3GD, ये जो AD है इसको मैंने 3GD के टर्म्स में निकाला, तो यहाँ पे रख दिया 3GD। जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया ना बेटा, तो ये आ गया 2GD/3, 2GD/3। इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट है बच्चे वो बिल्कुल करेक्ट है, 2GD/3, ये असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट इज वेरी राइट। अच्छा, अब दूसरी चीज सुनो, ये तो स्टेटमेंट 1 हो गया। रीजन की बात करते हैं। रीजन में क्या है? OD 7/9 AD है, और मुझे OD को AG में लाना है। ठीक है, तो मुझे ये जो AD देख रहे हैं ना, ये AD यहां से मैं उठाऊंगा AD। क्यों? क्योंकि मुझे AG के टर्म्स में चाहिए। तो ये जो AD है, AG के टर्म्स में क्या होगा? अगर मैं इसको निकालूंगा तो AD = हो जाएगा 3/2 AG, मतलब क्रॉस कर दो 3/2 AG, और मैं यही 3/2 AG उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, देखो 7/9 × 3/2 AG। जैसे ही तुम सॉल्व करोगे ना बेटा, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 7/6 AG, मतलब OD हो जाएगा तुम्हारा 7/6 AG। और तुम देखो तो OD अगर तुम्हारा 7/6 AG है, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट था, असर्शन करेक्ट था, रीजन
गलत है, इसीलिए हमारा जो इस केस में आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ए, दैट मीन्स ये वाला ए। ए नहीं, assertion is correct, true and R is false, ठीक है। ये हाँ, A is true but R is false, ये होना चाहिए आंसर, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में बात आ रही होगी। मतलब assertion तो करेक्ट है लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है, ठीक है। चलो तीसरे पे आ जाओ, बढ़िया बढ़िया सवाल आज कर रहे हैं हम लोग। चलो ये सवाल देखो, कितना प्यारा सा सवाल है, कितना ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड क्वेश्चन है। इतना आसान नहीं है कि कोई बच्चा उठे, ठीक है, और इस क्वेश्चन को तुरंत ही लपेट दे, तुरंत ही सॉल्व कर ले, है ना। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। ABC is a triangle, AD, BE and CF are altitudes of triangle ABC। तो assertion हमारा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, और ये है ग्रेटर देन AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। एक तो ये हो गया। अच्छा, रीजन क्या है? AE स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर इक्वल टू 0, ये है दोनों। अच्छा, अब तुम ये चीज समझो और मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। अभी क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो मैं इसको सॉल्व करके तुम्हें दिखाता हूँ। पहले मैं इसको बढ़िया से एकदम, तो क्या होता है ना, इसका ऑपरेशन कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा ऑपरेशन कहने का मतलब बढ़िया से चीड़ फाड़ लेते हैं, देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम्स को खत्म करते हैं और फिर मैं तुम्हें इसका शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे हम लोग एग्जाम में करेंगे। अभी तो सीखेंगे लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे, ये सीरियस में आया हुआ सवाल है, बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। चलो देखो कैसे करेंगे। ABC इज अ ट्रायंगल, AD, BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। एल्टीट्यूड का मतलब होता है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, राइट, परपेंडिकुलर है हाइट। ये रहा ABC नाम का ट्रायंगल मेरे सामने, ठीक है, ABC। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एल्टीट्यूड्स बना रहा हूं, ये और ये एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। किस नाम से है? AD, BE, CF के नाम से है, ठीक है। ये रहा AD, ये है BE, ये है CF के नाम से एल्टीट्यूड। अच्छा, एल्टीट्यूड का मतलब हो गया ये सभी 90 डिग्री है, ये सभी 90 डिग्री है, राइट। चलो, अगर ये बात हो गई तो पहला जो एजर्सन है मेरे पास, मैं उसको थोड़ा सा ठीक से पढ़ूंगा, ठीक है। एजर्सन कहता है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर ग्रेटर है AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर के। अब तुम एक चीज नोटिस करोगे तो तुम्हें समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। तुम यहाँ नोटिस करो तो तुम्हें पता चलेगा कि जब मैं ट्रायंगल ABD उठाऊंगा ना बेटा, ट्रायंगल ABD, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ट्रायंगल ABD में चूंकि ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस है AB, ठीक है। और अगर बेटा हाइपोटेनियस AB हाइपोटेनियस है तो इसका मतलब हाइपोटेनियस हमेशा किसी भी परपेंडिकुलर या बेस दोनों में से किसी से भी बड़ा होता है, ठीक है। ये बात हम लोगों को पता है, परपेंडिकुलर या बेस में से किसी से भी बड़ा होता है हाइपोटेनियस। और अगर ऐसा है तो देखो तो AB स्क्वायर, हमारा AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये जो AB स्क्वायर है वो AD स्क्वायर से तो वैसे भी बड़ा हो गया, ठीक है। ये हो गई एक बात। अच्छा, मतलब पहले इसको फर्स्ट मान लो। दूसरे केस में आ जाओ, अगर मैं बीस की इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, BEC की बात करता हूँ, तो BEC में ये जो BC है ये हाइपोटेनियस है BEC का, है ना BC। तो BC हाइपोटेनियस जरूर बड़ा होगा BE से, तो इसका मतलब BC स्क्वायर जरूर बड़ा होगा BE स्क्वायर से, ठीक है, जरूर बड़ा होगा। और तीसरी चीज जो हो रही है ना वो है हमारा ADC, ये ट्रायंगल। अब ADC में क्या है, ये CA हमारा हाइपोटेनियस है और यहाँ पे क्या है, वेट, उसको करने की क्या जरूरत है हमको, हम इसको पकड़ेंगे ना CF, ये वाला एल्टीट्यूड पकड़ो, ये वाला मतलब CFA, ये वाला ट्रायंगल। तो CFA इस वाले ट्रायंगल में CA हमारा हाइपोटेनियस है और CF हमारा क्या है, यहाँ पे CF हमारा इसमें परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ CA को मान लेंगे हाइपोटेनियस, CA का स्क्वायर, और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा CF स्क्वायर। जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर से हमेशा हाइपोटेनियस ग्रेटर होता है, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, 1 2 3 तीनों को ऐड कर दूंगा, 1 + 2 + 3 कर दूंगा। जैसे ही मैं ऐसा करूंगा तो देखो तो AB स्क्वायर
ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो गया, ए डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर आ गया। मैंने इसको भी ऐड कर दो इस साइड और इसको इस साइड ऐड कर दो, तो ये बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर ग्रेटर हो गया ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर के। और इसीलिए हमारा जो ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर में एजर्शन जो होता है वो करेक्ट है, ये एजर्शन करेक्ट है। तो जब एजर्शन करेक्ट है, अब हमको क्या चूज करके देखना है, रीजन को, कि रीजन है कि नहीं करेक्ट। एजर्शन तो ठीक है, रीजन है कि नहीं करेक्ट। आ जाओ रीजन को एक बार चूज करके देखते हैं, रीजन का क्या है। रीजन में है ए स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मैं सारा कुछ बता देता हूँ, सारा कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले सिखा देता हूँ। मतलब इसको क्या करें, इसका पूरा का पूरा ऑपरेशन कर लेंगे, उसके बाद ही मजा आएगा करने में। तो ए स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर, एक बात बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ पे इसी सवाल को जहाँ देख रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर, ठीक है, ऐसा ही कुछ है, ए स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर। पहले तो हम ए स्क्वायर और ए एफ स्क्वायर को देख लेते हैं। देखो ये है ए, ठीक है, परपेंडिकुलर है, ठीक, और मान लो यहाँ से जहाँ पे ये तीनों एल्टीट्यूड मिल रहे हैं ना, मान लो ये ओ पॉइंट है। अगर ये ओ पॉइंट है, समझना मेरी बात को, अगर ये ओ पॉइंट है तो ये जो ए स्क्वायर तुम निकालोगे ये क्या किसके बराबर आएगा, ओ ए स्क्वायर और माइनस ओ ई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो इसके सामने ये वाला जो ट्रायंगल है ना ओ ए ई, इसमें ए ई तुम्हारा परपेंडिकुलर है और ओ ए तुम्हारा हाइपोटेन्यूज और ओ ई तुम्हारा बेस है। तो ए स्क्वायर अगर कोई तुमसे पूछेगा तो ये ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर होगा। वो कौन सी चीज होगी, ए स्क्वायर के बदले, ठीक है। अब मुझे ए एफ स्क्वायर अगर निकालना है तो ये देख रहे हो ए एफ स्क्वायर, तो ए एफ यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो अगर मैं इसको परपेंडिकुलर, इसको मैं हाइपोटेन्यूज कह रहा हूँ ओ ए को, तो यहाँ जो ए एफ है ये परपेंडिकुलर है, तो मुझे ए एफ स्क्वायर चाहिए तो फिर से ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब ए एफ स्क्वायर चाहिए तो ओ ए स्क्वायर और माइनस, ठीक है, इसमें ब्रैकेट में माइनस क्या करना पड़ेगा, ओ एफ स्क्वायर। अच्छा एक चीज देखो, तो ये जो बाहर माइनस था, इसको ब्रैकेट को अगर मैं तोड़ दूं तो ये माइनस में आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्यों ना इसको एक तोड़ ही दूं, ब्रैकेट को हटा देता हूं और जहां माइनस था वहां पे माइनस ही रहने दिया और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में। ये वाला पार्ट खत्म। तो मैं एक अब क्या करता हूँ ना, मैं पूरा का पूरा ही लिख देता हूँ इसको, जैसे ए स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर है। तो अब अगला क्या है मेरा, ए स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर के बाद बी एफ स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, यहाँ पे बी एफ स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये हो गया एक, बी एफ स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। और तीसरा भी इसी में है तो मैं उसको भी एक ही साथ लिख देता हूँ, ठीक है। तीसरा क्या है, सी डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर माइनस सी ई स्क्वायर, ये है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ए स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर तो लिख लिया, अब हम लोग बी एफ स्क्वायर करने वाले हैं, ठीक है, बी एफ स्क्वायर। अब आ जाओ तो जरा बी एफ देखते हैं कहाँ है ये। तो मैं अगर इस ट्रायंगल को देखूँ ना, इस ट्रायंगल को यहाँ पे, ठीक है, तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, अगर ठीक से देखोगे तो तुम क्या समझोगे। देखो थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ मैं, ठीक है, रुक जाओ। हाँ देखो, अब देखो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं बी ओ एफ, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब बी एफ क्या है, परपेंडिकुलर, और ओ बी हाइपोटेन्यूज, ओ एफ हमारा बेस। तो अगर मैं बी एफ निकालना चाहता हूं तो ये बी एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। तो ये बी एफ स्क्वायर हो जाएगा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसी में माइनस बी डी है तो माइनस बी डी स्क्वायर। अब ये देखो बी डी, जरा बी डी पे आ जाओ। तो अगर मैं ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल लेता हूँ ना ओ बी डी, तो इसमें बी डी हमारा परपेंडिकुलर, तो ये ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ठीक है, ओ बी स्क्वायर। तो माइनस में जो था वो तो माइनस में रह गया, और माइनस ओ डी स्क्वायर जो लिखोगे तो ये माइनस के इस माइनस के साथ वो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस ओ डी स्क्वायर, ठीक है। ये दूसरा वाला भी कंप्लीट, दूसरा वाला भी हो गया। अब तीसरे में आ जाओ सी डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में।
तो सी डी स्क्वायर देखो तो बेटा क्या है यहाँ पे, ये है सी डी, ठीक है, ये है सी डी। तो सी डी स्क्वायर इस ट्रायंगल में आ जाओ, ओ ओ यहाँ पे ओ डी सी में आ जाओ। तो इसमें क्या होता है कि सी डी परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस, ये हमारा हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ प्लस का साइन था, ओ सी यहाँ लिख रहा हूँ, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, और फाइनली माइनस सी स्क्वायर है, तो माइनस तो मैं पहले ही रख देता हूँ यहाँ पे, सी ई स्क्वायर। तो ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल कौन सा, ओ ई सी, उसमें सी ई क्या है, सी ई हाइपोटेन्यूस है, सॉरी परपेंडिकुलर है, और ओ सी क्या है, ओ सी हाइपोटेन्यूस है। तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर करूंगा ना, तो सी ई स्क्वायर आ जाएगा। तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ओ ई स्क्वायर। अब चलो आओ जरा चेक करें हम लोग, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, तो प्लस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, माइनस ओ ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, माइनस ओ डी स्क्वायर और प्लस ओ डी स्क्वायर, सब कट के अंत में क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है, जीरो आ गया। तो अब जब ये चीज पूरा तुमने सॉल्व कर लिया, समझ लिया कि ये कैसे हुआ, ठीक है, तो ये देखो, तो आओ तो जरा चेक करते हैं। यहाँ सबको जोड़ के कटने के बाद किसके बराबर आया, जीरो के। मतलब एजर्शन भी और रीजन भी दोनों करेक्ट है अपने जगह पर, लेकिन करेक्ट तो है, लेकिन एजर्शन रीजन का सही, एजर्शन रीजन अलग अलग करेक्ट है, लेकिन ये जो रीजन है ना, वो एजर्शन के लिए परफेक्ट नहीं है। रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, इसीलिए दोनों अलग अलग अपनी जगह पे सही है। तो इस केस में जो हमारा आंसर आएगा ना बेटा, तो उस केस में हमारा आंसर आएगा ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब बी विल बी द करेक्ट आंसर। इस केस में बी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है, जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग शॉर्टकट में भी पकड़ेंगे। जैसे इतना सारा सवाल है, इस सवाल को हम करने जाएंगे, मेथड वाइज करने जाएंगे, तो बेवजह टाइम वेस्ट करेंगे। जैसे हमने इतना सारा जो पूरा का पूरा प्रोसीजर किया, ये किया, फिर मैंने इसको सॉल्व किया, सेकेंड रीजन में ये असर्शन वाला पार्ट हमने किया था, ठीक है, और ये रीजन वाला पार्ट हमने किया था, इतना किया। इतना नहीं करना है अगर, तो मैं इसका शॉर्टकट भी कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे हो स्वयं? स्वयं आज अब तो स्टूडेंट्स का आना ही बंद हो गया बेटा क्लास। तो लाइव क्लास का पता नहीं क्यों लाइव क्लास में टर्न अप नहीं कर पा रहे हैं। खैर चलो, नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, मे भी हो सकता है मेरी ही उसमें प्रॉब्लम होगी कहीं एल्गोरिथम वगैरह में, ठीक है। चेक करता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम है। ABC is a triangle right angled at C. If P is the length of the perpendicular from C to AB and A, B and C are the sides, then which one of the following is correct? Then which one of the following is correct? अभी देखो, अच्छा नहीं, रुक जाओ। पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था, इसको शॉर्टकट में बता देता हूँ। हाँ, एक बार ठीक से पढ़ लो, अच्छे से समझा देता हूँ। देखो, मैं तुम्हें ABC ट्रायंगल है जिसमें AD, BE, CF ऑल्टीट्यूड्स है ट्रायंगल ABC के, तो एजर्शन और रीजन दोनों हमको चेक करना है। अच्छा, ये ABC ट्रायंगल है, तो ये तो नहीं बताया गया है ना कौन सा ट्रायंगल है। और अगर मान लो किसी भी ट्रायंगल में कोई भी सा भी अगर ट्रायंगल उठा लिया, और अगर इसमें ऐसे ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ, तो वो फिर किसी ट्रायंगल के लिए ट्रू होगा। मतलब वो इक्विलेटरल के ट्रायंगल के लिए भी ट्रू होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी ट्रू होगा, वो आइसोसेलेस के लिए भी ट्रू होगा, वो स्केलिन के लिए भी ट्रू होगा ना, सब के लिए ट्रू होगा। तो हम एक काम करते हैं ना, हम इतना मेहनत ना करके हम सीधा एक ट्रायंगल अपने आप चूज कर लेते हैं, ठीक है। हम एक बार ट्रायंगल चूज करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि वो सबसे आसान होता है हम लोग को कैलकुलेट करना, है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं कि ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल है। अच्छा, एक तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल माना, और इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड मान लेते हैं 1 यूनिट, ठीक है, या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो तुम्हें मानना है मान लो, तुम्हारी मर्जी है, 1 यूनिट मान लो। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड 1 यूनिट, तो ये भी साइड 1 यूनिट, ये भी साइड 1 यूनिट, ठीक है। तो ऐसे केस में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया AB स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मतलब तीनों क्या हो गया 3 हो गया। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर आ गया 3 बेटा, ठीक है। अब हमको देखना है AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर क्या आएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो AD है ना, ये हाइट कहलाया,
ये बी भी हाइट कहलाया और सी एफ भी हाइट कहलाया। इसका मतलब अगर केवल मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए डी निकाल दूं, ठीक है, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ए डी बी सी एफ तीनों का स्क्वायर का सम आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ए डी निकालूंगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है ना ए डी, ठीक है, वो होता है √3/2 इंटू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास 1 है, ठीक है। तो ये ए डी हमारा √3/2 आ गया। तो मुझे अगर ए डी स्क्वायर निकालना पड़े तो मैं क्या निकालूंगा, √3 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, 3/4 आ जाएगा, ठीक है, 3/4। तो ए डी स्क्वायर अगर 3/4 आया तो बी स्क्वायर भी 3/4 आएगा, सी एफ स्क्वायर भी 3/4 आएगा। तो मैं इन तीनों का जब सम निकालूंगा ना, इन तीनों का, तो मुझे 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 करूंगा, तो मतलब सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डेट मीन्स 9/4 आया, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर को देखोगे तो वो 3 यूनिट आया, और ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर को देखोगे तो वो 9/4 यूनिट आया। तो 9/4 हमेशा 3 से छोटा होता है, और इसीलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट आएगा। कैसे पता चलता है छोटा होता है, तो ये सम बहुत ही आसान है। 3/1, 3 को लिख लो 3/1, और इसको लिख लो 9/4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है, और इस 1 को 9 से कर दो, तो ये क्या हो गया 12, और ये 9 रह गया। नहीं, इस 1 को इस 9 से कर दो, ठीक है, तो ये 9 रह गया, ये 12, इसका मतलब इधर वाला पार्ट बड़ा है, ठीक है। ये सब तो मैं सिखाता ही रहता हूँ, ठीक है। वैसे तो देख के पता चल रहा है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि कैसे हम लोग टेक्निकली पता करते हैं कौन सा बड़ा है। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात अब सुनो, रीजन में देखो, ए ई स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर, जो अभी वहां पे हम लोगों ने इतना लंबा खींचा था, अब लंबा खींचने की जरूरत पड़ेगी क्या? अब मुझे ये बताओ, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर ये पूरा का पूरा, ओहो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये पूरा का पूरा AC अगर 1 यूनिट है, तो ये, और ऊपर से ये एल्टीट्यूड है, तो जाहिर सी बात है AE कितना हो जाएगा, हाफ यूनिट हो जाएगा। BCE कितना हो जाएगा, हाफ यूनिट हो जाएगा। CD कितना होगा, हाफ होगा। BD कितना होगा, हाफ होगा। ये BF कितना होगा, हाफ होगा। AF कितना होगा, हाफ होगा। तो जाहिर सी बात है सब हाफ हो गया, तो AE स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर क्या होगा, हाफ का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/4, प्लस ये भी 1/4 माइनस 1/4, ये भी 1/4 माइनस 1/4, सब कट के क्या हो जाएगा, 0 विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब आंसर नहीं, मतलब 0 करेक्ट आ जाएगा वैल्यू, इसीलिए रीजन भी करेक्ट है। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए लगा, ठीक है, तो वो किसी और ट्रायंगल के लिए लगने के चांसेस हैं। लेकिन अगर ये किसी और ट्रायंगल में लग रहा है, तो इक्विलेटरल में तो लगेगा ही लगेगा। तो जब लग रहा है तो सारे ट्रायंगल में लगना चाहिए ना, ठीक है, नहीं तो वो किसी भी एक ट्रायंगल में लग जाए बाकी में नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो चलो इस चीज को समझो, एग्जाम में ना हम लोग बहुत ही तेजी से रिप्लाई कर सकते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है, रिवर्ट बैक कर सकते हैं। चलो फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को देखो, ABC is a triangle right angled at C. If P is the length of the perpendicular from C to AB and A, B and C are the sides, then which one of the following is correct? Then which one of the following is correct? देख लो इसको ठीक से। ABC is a triangle right angled at C. If P is the length of the perpendicular from C to AB and A, B and C are the sides, then which one of the following is correct? तुम्हें एक चीज देखना पड़ेगा, ABC एक ट्रायंगल है राइट एंगल्ड एट C। देखो ABC में ABC राइट एंगल्ड एट C, C के पास राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। C के पास राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू AB। अच्छा, C से AB पे एक लेंथ डाला गया है, ठीक है, जिसका नाम है P, और इस पॉइंट को D कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो C टू AB and A, B and C are the sides, then which one of the following is correct? A, B and C, तो
तो ए साइड को किसको कहोगे तुम, इस ए के बिल्कुल सामने जो होता है ना वो स्मॉल ए कहलाएगा, इस बी के बिल्कुल सामने जो होगा वो स्मॉल बी कहलाएगा, और इसके सामने जो होगा ना सी के तो वो स्मॉल सी कहलाएगा। ठीक है, तो अब हमसे कहा जा रहा है इसमें से कौन करेक्ट है। तुम्हें अगर याद होना तो मैं तुम्हें एक झटके में ये सवाल करवा दूं। ठीक है, तुम्हें याद होगा कि हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने देखा था अगर एक ट्रायंगल होता है हमारे पास, ठीक है, जिसका बी के ऊपर बी के पे राइट एंगल बनाना होता है, और उसी बी पॉइंट से सामने वाले हाइपोटेन्यूज पे एक राइट एंगल डाल दिया जाए एडी नाम का, तो ये जो बीडी निकालना होता था ना, तो ये बीडी क्या होता था, वो हमेशा परपेंडिकुलर दैट इज ए बी इंटू बेस, ठीक है, दैट इज बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी, इसके बराबर हुआ करता था। ठीक है, बीडी का। और यही चीज अगर मैं यहाँ पे कर लूँ तो भी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे ये अगर मुझे सी डी कोई पूछे, मैंने पी कोई पूछे, तो पी इक्वल टू हो जाएगा मेरा ए इंटू बी अपॉन सी, ए इंटू बी अपॉन सी। इसीलिए कोई आंसर अगर मुझसे पूछेगा क्या होगा तो मैं बोलूँगा पी सी इक्वल टू ए बी। अगर ये है तो पी सी इक्वल टू ए बी हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ रही होंगी चीजें। ठीक है, अब आ जाओ आगे। In the triangle ABC, AB equal to 2 centimeter, BC equal to 3 centimeter, and AC equal to 4 centimeter. D is the middle point of AC. If a square is constructed on the side BD, what is the area of square? देखो बेटा ये क्वेश्चन ना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। अगर मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने जाऊं ना तो बड़ा ही लंबा खींचेगा, बड़ा लंबा खींचेगा ये सवाल। ठीक है, और तब जाके ये सवाल सॉल्व होता है। लेकिन मैं तुम्हें एक थ्योरम बता रहा हूँ, ठीक है, एक थ्योरम को सिखा रहा हूँ, उसको सीख लो, वो बहुत काम का थ्योरम है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एपोलोनियस थ्योरम। सुनना मेरी बात को अच्छे से, ठीक है, उस थ्योरम को कहते हैं एपोलोनियस, एपोलोनियस थ्योरम, एपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, एपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है? एपोलोनियस थ्योरम कहता है कि आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी नाम का, एबीसी नाम का आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ए से बीसी पर आप कोई मीडियन गिरा दो डी नाम का, और मीडियन भी क्या हुआ, जैसे बीडी और डीसी को हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये क्या है, एडी क्या है, मीडियन है। तो एक रिलेशन बनेगा मीडियन के बीच और जो साइड्स ऑफ ट्रायंगल के बीच। वो रिलेशन हमको ध्यान रखना है, वो रिलेशन होता है ए बी स्क्वायर, मतलब इस ट्रायंगल का जो साइड होता है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, दूसरा साइड का ए सी स्क्वायर इक्वल हो जाता है, ठीक है, जो दो साइड के बीच में जो एंगल है ना, वर्टिकल एंगल, वर्टेक्स एंगल, ठीक है, तो उसको उससे जो सामने वाले साइड पे मीडियन गिरा हुआ है उसका स्क्वायर एडी स्क्वायर प्लस जिस पे गिरा हुआ है उसके जिस साइड पे मीडियन गिरा हुआ है उसके हाफ साइड का स्क्वायर इंटू 2। मतलब ऐसे है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का आधा, माने बी डी स्क्वायर रख सकते हो, या तो बी डी स्क्वायर रखो या डी सी स्क्वायर रखो, जो रखना है वो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बी डी स्क्वायर यहाँ रखता हूँ, ठीक है। ये है एपोलोनियस थ्योरम और ये बहुत काम का थ्योरम है, बहुत काम का। अगर ये थ्योरम याद नहीं है तो लंबा खींचेगा तुम्हारा सवाल, ठीक है। याद है तो तुरंत तुम्हारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखो कैसे हम लोग फटाफट इससे सवाल सॉल्व करेंगे, इस एपोलोनियस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और फटाफट सवाल हम लोग निपटा देंगे, ठीक है। देखो कैसे करते हैं हम लोग सवाल को ऐसे केस में। देखो इन द ट्रायंगल एबीसी ए बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, समझना, मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, एबीसी नाम का एक ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी, एबीसी नाम का एक ट्रायंगल बना लिया, जिसमें ए बी हमारा क्या है 2 सेंटीमीटर, ठीक है।
BC हमारा क्या है 3 सेंटीमीटर और AC हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। D इज द मिडिल पॉइंट ऑफ AC। अब ये क्या है कि D है ना, ये D, ये मिडिल पॉइंट ऑफ AC है, ये D है AC का मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट का मतलब ये हुआ कि मैं B से लेकर अगर D तक को कनेक्ट करूं, B से D को कनेक्ट करूं, तो ये BD क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। तुम समझना इस बात को, ठीक है। मैं फिर से इसको करके दिखा रहा हूं, B से लेकर D को मैं कनेक्ट करता हूं तो BD क्या बन गया बेटा, मीडियन बन गया, ठीक है। कनेक्ट करने पे मीडियन बन गया, मतलब ये और ये आधा आधा में डिवाइड हो गया, ठीक। अब हमको क्या बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है इफ अ स्क्वायर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन साइड BD। मान लो कि ये BD को मैंने साइड मान लिया, BD को मैंने साइड मान लिया, और इस साइड को मान के मैं इस पे एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करूं। स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करूंगा मतलब ऐसे मान लो मैंने स्क्वायर बना दिया, ऐसे ऐसे मैंने इसका स्क्वायर बनाया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ स्क्वायर के तो चारों साइड्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर का जो साइड ये होगा उतना ही साइड यहाँ होगा, उतना ही साइड ये होगा, उतना ही साइड ये होगा। तो अगर मैं यहाँ पे BD निकाल लूं, अगर मैं यहाँ पे BD निकाल लूं और BD का स्क्वायर कर दूं, चूंकि हमें पता है कि अगर साइड आपको पता है तो साइड का स्क्वायर मतलब होता है स्क्वायर का एरिया, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे BD निकाल लूं और BD का स्क्वायर कर दूं तो सीधा सीधा मुझे इस स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा जिसके बारे में बताया गया है। मतलब अ स्क्वायर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन साइड BD, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये निकल जाएगा। तो अगर जिन बच्चों को ये अपोलोनियस थ्योरम नहीं पता था, अब वो अगर देखेंगे तो उनको बहुत मजा आएगा ये सवाल में। क्यों? क्योंकि अपोलोनियस थ्योरम के अनुसार ये जो देख रहे हो ना BAC ट्रायंगल में, ठीक है, B जो या BCA ट्रायंगल में तुम देखोगे अपोलोनियस थ्योरम में कि ये BD नाम का मीडियन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, अपोलोनियस थ्योरम अगर हम लगाएंगे BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, माय मिस्टेक, BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख दूंगा मैं, BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू BD स्क्वायर, 2 इंटू BD स्क्वायर, ठीक है, और प्लस AD स्क्वायर, कोई भी चीज लिख दो, BD स्क्वायर प्लस AD, मतलब ये जो AC का हाफ कर देंगे जिस पे मीडियन पड़ा है, AD स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इसको, मुझे मेरा टारगेट क्या है निकालना, BD निकालना टारगेट है, ठीक है। तो BC स्क्वायर क्या है मेरा, तो ये है 3 का स्क्वायर 9 प्लस BA स्क्वायर क्या है मेरा, ये है 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इक्वल टू 2 इंटू BD स्क्वायर नहीं पता है, वो तो निकालना है हम लोगों को, और AD क्या है, AD टोटल 4 है और ये D मिड पॉइंट है, तो ये 2 सेंटीमीटर है, 2 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 2 जा 4, स्क्वायर करना है तो, है ना। हाँ शिवम बोलो ना, क्या कह रहे हो, हेलो शिवम क्या कह रहे हो बेटा, ठीक है। तो आप देखो तो 9 और 4 कितना होता है, 13 और 13/2 इक्वल टू क्या होगा, BD स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 4। अब सुनो, मुझे तो क्या निकालना था, मुझे BD नहीं निकालना था, मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना था। मतलब अगर मैं BD निकालता तो BD का स्क्वायर फिर फाइंड आउट करना पड़ता अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना चाहते हैं। तो सीधा अगर BD स्क्वायर निकल गया तो मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर निकल गया ना, तो मैं सीधा क्या करूंगा, BD स्क्वायर निकाल लेता हूं। तो BD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 13/2 माइनस 4, और 13/2 माइनस 4 का मतलब हो गया, यहाँ पे सॉल्व करके लिख लो, BD स्क्वायर इक्वल टू 13/2 माइनस 4 मतलब 13 माइनस 8/2 मतलब 5/2 मतलब 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो BD स्क्वायर अगर 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर यही हो जाएगा। मतलब बहुत ही आसान नहीं हो गया, अगर अपोलोनियस थ्योरम नहीं आता तो तुम्हारे लिए मुश्किल होता, लेकिन अब अपोलोनियस थ्योरम आ गया तो तुम्हारे लिए काम आसान है। तो ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा खासा, देखने में तुम्हें ऐसा लग रहा है, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है काफी बढ़िया है, ठीक है। अगर जिन बच्चों को आएगा वही कर पाएंगे, नहीं आएगा ना तो वो घूमते रह जाएंगे कई बार, ठीक है, कि क्या करना है इस सवाल में।
आइडिया तक नहीं लगेगा, पता तक नहीं चलेगा इसमें क्या करना है। ठीक है, ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। तो आज जो क्वेश्चन तुम कर रहे हो ना, उसका लेवल ऑफ बहुत बढ़िया है। आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम कर रहे हो। अच्छे कहने का मतलब हर तरह के क्वेश्चन में उठा रहा हूँ। लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत हाई है। मतलब ये जो मैं सीरीज करवा रहा हूँ ना ज्योमेट्री का, अगर जो बच्चे इस सीरीज को पूरा करेंगे ना, ज्योमेट्री के इस सीरीज को जो भी बच्चा करेगा वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा अपने एग्जाम्स में। ठीक है, चलो और इस सवाल को देखो, बढ़िया सवाल है। आज मैं ट्रायंगल कंप्लीट कर रहा हूं और इसके बाद मैं शुरू करने वाला हूं सर्कल। ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा, सर्कल शुरू कर दूंगा। ठीक है, ABC is a triangle. X is a point outside the triangle ABC such that CD equal to CX, where D is the point of intersection of BC and AX, and angle BAX equal to under root XAC. XAC. ठीक है, देखो देखो ABC एक ट्राइंगल है और X इज अ पॉइंट आउटसाइड द ट्राइंगल ABC सच दैट CD इक्वल टू CX। मैं एक काम करता हूं, एक ट्राइंगल बना रहा हूं पहले ABC नाम का। लो, ABC एक ट्राइंगल बना डाला मैंने। ठीक है, उसके बाद मुझे बताया जा रहा है कि सच दैट X इज अ पॉइंट आउटसाइड ट्राइंगल सच दैट CD इक्वल टू CX। अगर यहाँ पे X कोई पॉइंट है, यहाँ पे X कोई पॉइंट है, ऐसे है, ये जो X है ना, AX कनेक्ट करने पे, ठीक है, ऐसे किया जा रहा है कि सच दैट CD इक्वल टू CX। CD इक्वल टू, ये रहा CD इक्वल टू CX, मतलब ये और ये CD इक्वल टू CX, ये और ये इक्वल है। ठीक है, ये बात एकदम ध्यान से समझना है हम लोगों को। ठीक, और हमें क्या बताया गया इसमें, हमें बताया गया कि वेयर D इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ BC एंड AX। मतलब ये जो D है, ये BC का और AX का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है D। हाँ, और क्या दिया हुआ है, आ जाओ और समझ लो पहले, और क्या दिया हुआ है। और हमको दिया हुआ है एंगल BAX इक्वल टू अंडर एंगल XAC। BAX इक्वल टू अंडर एंगल XAC। ओके, अच्छा, ये एंगल इक्वल है, मतलब BAX इक्वल टू XAC इक्वल है। अच्छा, अब यहां बोला गया है CD इक्वल है CX के, तो इससे एक और बात कंफर्म हो गई कि ये एंगल इसके इक्वल है। मैंने D को मैं अपने सही जगह पे लिख देता हूं ताकि यहाँ पे D रख दो ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल, ये दोनों भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये CD इक्वल है CX के। ठीक, अब सुनते जाओ। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमें बोला गया है which one of the following is correct, which one of the following is correct, कौन सा एक सही है। तो जैसे ही मैं ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACX आर सिमिलर बोला जा रहा है, ट्रायंगल ABD एंड ACX आर सिमिलर, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा ABD और ACX के बारे में। तो ये रहा ABD ये ट्रायंगल और ACX ये ट्रायंगल, दोनों सिमिलर है कि नहीं ये पता करना है। तो सिमिलरिटी का पता करना हमारे लिए बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, हम एंगल को चेक कर लेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ABD ट्रायंगल में का ये एंगल BAX इक्वल तो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे XAC के, एंगल XAC के, ये तो दिया ही हुआ है। अच्छा, दूसरी बात तुम ये चीज और देखो, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है। इसका मतलब ये जो तुम एंगल देख रहे हो, ये एंगल इसके भी इक्वल है, हो गए ना। मतलब अगर मैं लिखना चाहूं तो एंगल BDA इक्वल हो जाएगा किसके एंगल CXA के, एंगल, या फिर हाँ पूरा लिख लो, एंगल CXA के। ठीक है, अब दो एंगल इक्वल हुआ तो अपने आप समझ में आ गया हमको कि तीसरा एंगल अपने आप इसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो वो तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दो एंगल इक्वल हुआ तो तीसरा अपने आप इक्वल हुआ, और इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ABD को आराम से आंख बंद करके सिमिलर कह देंगे,
ट्रायंगल एक्स ए सी के ए सिमिलरिटी से, बोलो ए सिमिलरिटी, लेकिन ए सिमिलरिटी होता है ये, ठीक है, सिमिलरिटी से ए सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो गया। और जैसे ही ये एक पहला वाला करेक्ट हो गया तो बाकी करेक्ट होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सो ए इज द करेक्ट, और इस पे ही टिक करके निकल जाएंगे। एक करेक्ट हो गया तो बाद में देखने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो ना बाकियों को, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को अच्छे से देखना पड़ रहा है सवाल को। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, एकदम सही, शुरू में ही पढ़ा दिया मैंने तुम्हें, जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर होते हैं, ये बात तो मैंने बताया था ना, जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन जितने सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, ये भी बात बताया था, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यस, सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, नो, ठीक है। तीसरी चीज, if the hypotenuse and a side of one right angle triangle are equal to the hypotenuse and a side of another right angle triangle respectively, then the two right triangles are congruent। बिल्कुल RHS से, ये मैंने पहले भी सिखाया हुआ है तुमको कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं तो RHS से, मान लो ये हाइपोटेन्यूज इसके बराबर, अगर ये इसके बराबर हो जाए या फिर ये इसके बराबर हो जाए, ठीक है, तो इस केस में, ऐसे केस में RHS से ट्रायंगल क्या हो जाता है, यहाँ कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, और इसीलिए बोथ 1 and 3 विल बी करेक्ट, लेकिन 2 इज रॉन्ग। चलो आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर समझ में आ गया, 44 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 44 में क्या है, ABC is a triangle and the perpendicular drawn from A meets BC in D if AD square equal to BC into DC। अब ये सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, कोई भी बच्चा इस सवाल को अगर करेगा ना, उसको बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। पता है क्यों टाइम नहीं लगना चाहिए? देखो तो इसका स्वयं कितने समय में तुम इस सवाल को कर पाओगे, जल्दी से करके बताओ तो मुझे। ABC is a triangle and the perpendicular drawn from A meets BC in D if AD is square equal to BC into DC। देखो इस सवाल का में तो कोई दम ही नहीं है, पूछो क्यों? तुम्हें एक चीज मैंने सिखाया था, तुम्हें अगर याद आ गया हो तो बहुत अच्छी बात। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ करता था ABC नाम का, ठीक है। अब B राइट एंगल एट B, यहाँ होता था राइट एंगल, और B से हम लोग एक परपेंडिकुलर डालते थे AC पे BD नाम का। तो कई इसमें से हम लोगों ने कई रिजल्ट्स निकाले थे। पहला रिजल्ट जो निकाला था हमने BD इक्वल टू, ठीक है, वो था AB इंटू BC इंटू AC, ठीक है। AB मतलब ये तो अब याद तक हो गया होगा बहुत सारे बच्चों को, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ BD इक्वल टू, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर कहूँ, इसको मैं बेस कहूँ और इसको पूरे के पूरे को हाइपोटेन्यूज कहूँ, तो ये BD इक्वल टू मैं लिखता था परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहला ये बताया था। दूसरा मैंने क्या बताया था कि अगर आपको AD निकालना हो, AD, तो AD के सामने पड़ा हुआ है AB स्क्वायर, दैट मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इसको हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दो AC से, ठीक है। तो AD निकालना हो तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा, CD निकालना हो तो CD के सामने क्या है, CD के सामने BC है, माने B है, ठीक है, तो B का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। चौथे में क्या बताया था? चौथे में बताया था कि अगर हमको कोई BD स्क्वायर 1 अपॉन BD स्क्वायर, इसी को पलट के आता था, 1 अपॉन BD स्क्वायर हो, ठीक है, इक्वल टू, तो ये 1 अपॉन AB स्क्वायर प्लस 1 अपॉन BC स्क्वायर होता है, 1 अपॉन AB स्क्वायर प्लस 1 अपॉन BC स्क्वायर होता है। और ये सब कैसे आता है? ये आता है जब हम ट्रायंगल ABD को, ट्रायंगल BCD को, ट्रायंगल ABC को, तीनों को सिमिलर दिखा दें, सिमिलरिटीज दिखा दें। अच्छा, इसमें एक लास्ट पॉइंट और आता था जिसमें मैंने तुम्हें बताया था सीधा सीधा पता करने को, कि जब भी तुमको BD निकालने को कहेगा और ये BD जो AC पे पड़ा हुआ है ना, AD और DC में इसको बांट रहा होगा, तो BD इक्वल टू अंडर रूट AD इंटू DC, ये मैंने बताया था तुमको। BD इक्वल टू अंडर रूट AD इंटू DC, ये बताया था डायरेक्ट याद रखने के लिए, AD इंटू DC। तो अंडर रूट का क्या है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो,
स्क्वायर कर दो, रूट हट गया, रूट हट गया तो क्या बन गया, ये बी डी स्क्वायर इक्वल टू एडी इंटू डी सी, बी डी स्क्वायर इक्वल टू एडी इंटू डी सी। यही चीज चाहिए था ना हमको, बी डी स्क्वायर इक्वल टू एडी इंटू डी सी। ये अगर तुम समझ गए तो इस सवाल को कितना टाइम हम लगाओगे करने में, ठीक है। तो पी डी स्क्वायर है ना, तो अगर यहां पे देखो तो वही चीज है ना, वही चीज आ गया ना, ए बी सी, ए से परपेंडिकुलर बी सी पे तुमने लगा दिया बी डी नाम का, ठीक है, ए डी नाम का परपेंडिकुलर। तो देखो तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू, ये जो ए डी स्क्वायर है, ए डी स्क्वायर वो क्या है, ए डी स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू डी बी है, सी डी इंटू डी, एक सेकेंड, बी सी इंटू डी सी नहीं होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए बी डी इंटू सी डी, सी डी है ना, तो ये बी डी इंटू सी डी होना चाहिए, ठीक है, ये तब जाके क्वेश्चन सही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बी डी इंटू सी डी, जैसे ही मैंने देखा मैं समझ गया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका जो हाइपोटेन्यूज है ये बी सी स्क्वायर, वो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है, बी सी स्क्वायर वो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की, सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर इंटू डी सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर नहीं बी डी इंटू डी सी है, वो हम पहले भी देख चुके हैं कि ये ए डी का स्क्वायर पूछेगा तो सी डी इंटू बी डी, बी डी इंटू सी डी, और जब हमको ए डी पूछेगा तो रूट कर देंगे, ए डी इक्वल टू अंडर रूट बी डी इंटू सी डी। ये तभी संभव है जब इस तरह का ट्रायंगल होगा, इसीलिए डी इज द करेक्ट आंसर, ये है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ में बात आई हो, है ना। चलो अगला सवाल करते हैं, आज इस टॉपिक को कंप्लीट करके छोड़ देंगे, ठीक है। ये सवाल तो बहुत आसान है, इसमें कुछ खास नहीं है। देखो तो क्या करोगे, कैसे करोगे, ये सवाल तो बहुत आसान है। कैसे करोगे, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ABC एंड BCA ऑफ अ ट्रायंगल ABC मीट इन अ पॉइंट O, बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ABC एंड BCA ऑफ अ ट्रायंगल ABC मीट इन अ पॉइंट O, व्हाट इज द एंगल एट O फेसिंग द साइड BC। अब ये तो बहुत ही साधारण सा सवाल पूछ लिया गया, शुरू में ही हम लोग पढ़ चुके हैं, ये इस पे क्या दिमाग लगाना, ठीक है। A है हमारे पास, B है हमारे पास और C है हमारे पास, ठीक है, ABC नाम का ट्रायंगल है, ठीक है। अब ABC नाम का हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक। अब देखो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABC एंड BCA, ये दोनों बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट O, ठीक है। व्हाट इज द एंगल एट O फेसिंग द साइड BC, माने ये एंगल क्या होगा, शुरू में ही सिखा दिया है कि ये एंगल हम लोगों का क्या होता है, अगर एंगल A दिया होता है तो इस एंगल को निकालना हो तो 90 डिग्री में हाफ ऑफ एंगल ऐड करोगे, ठीक है, और ये एंगल तुमको निकल के आ जाएगा। तो कहाँ है 90 डिग्री में हाफ ऑफ एंगल, है बी इज द करेक्ट आंसर, बी हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलें आगे बढ़े, ये तो आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। What is the number of points in the plane of a triangle ABC which are at equal distance from the vertices of the triangle? पूछा जा रहा है कि what is the number of points in the plane of triangle ABC which are at equal distance from the vertices of the triangle? मतलब पूछा जा रहा है कि कितने पॉइंट्स ऐसे होते हैं ABC के प्लेन में, जो ABC के प्लेन में कितने पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो वर्टिसेस से, तीनों ABC मतलब A, B और C तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे हो। कौन सा पॉइंट होगा, कितने पॉइंट्स ऐसे होंगे, कोई बताएगा, स्वयं बताओगे मुझे कितना होगा? देखो
यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कैसे पता चलेगा ये, कैसे पता चलेगा? तो ये यूं पता चलेगा, देखो अगर मैं एक सर्कल के अंदर ट्रायंगल डालूंगा तो ये सर्कल सर्कम सर्कल कहलाएगा, ठीक है? क्या कहलाएगा? ये सर्कल सर्कम सर्कल कहलाएगा, ठीक है? और जब सर्कम सर्कल कहलाएगा तो मात्र हमें एक पॉइंट ऐसा दिखेगा जो इसके सेंटर में है, ये वाला पॉइंट, जो बी से उतनी ही दूरी पे होगा, ए से उतनी ही दूरी पे होगा और सी से उतनी ही दूरी पे होगा, जिसको हम सर्कम सेंटर कहते हैं, ठीक है? तो सर्कम सेंटर इसलिए उतनी ही दूरी पे होगा क्योंकि ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, माने बीसी भी रेडियस, ये सी ऐसे कर लो ना, इसको, इस ट्रायंगल को पी क्यू आर मान लो, ठीक है? पी क्यू आर, तो इस केस में पी सी पी भी रेडियस, सी क्यू भी रेडियस, सी आर भी रेडियस, और इसीलिए ये सर्कम रेडियस है। सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस। सर्कम सेंटर एकमात्र पॉइंट ऐसा है जो तीनों वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस पे होगा, ठीक है? बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट सर। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करके देखो, 47वें नंबर क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट करके देखो। ठीक है? देखो बेटा, इस सवाल को अगर इतना मेहनत करके करोगे ना तो बहुत लंबा खींचेगा, ठीक है? मेहनत नहीं करनी है, बस मैं तुमको बता, इन द अबव फिगर, मैंने गिवन फिगर, व्हाट इज x इक्वल टू, ये x की वैल्यू क्या होगी ये पूछा जा रहा है। जब तुम्हारा AC A है, AB A है, ठीक है? इस केस में तुम्हारा x क्या होगा? कह तो रहा हूं मैं, अगर ज्यादा मेहनत करोगे तो गए काम से, कम मेहनत पे ये सवाल बहुत तेजी से सॉल्व होगा। तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में सिखाया था, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में सिखाया भी था और दिखाया भी था कि अगर हमारे पास ABC ट्रायंगल हो जिसमें एक एंगल मान लो 90 डिग्री है और बाकी दो एंगल, जैसे ये बचा, ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री और ये तुम्हारा 60 डिग्री, मतलब ऐसे हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया था। हमने क्वेश्चन ऐसे किया था कि एंगल ऑफ अ ट्रायंगल जो होता है ना 1, 2 और 3 के रेशियो में है, तो बताओ साइड्स का रेशियो क्या होगा। ऐसे हमने इस क्वेश्चन को किया था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, ठीक है? तो अब यहाँ पे अगर मान लो इसको सॉल्व करोगे ना तो जो 1 यूनिट है ना वो 30 डिग्री आएगा, जो 2 यूनिट है ना वो 60 डिग्री आएगा और जो 3 यूनिट है ना वो 90 डिग्री आएगा, राइट? ऐसे ही क्वेश्चन तो किया था और इसमें जब सॉल्व किया था हमने तो सॉल्व में करने के बाद हमने देखा था जो 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री के सामने वाला 1 यूनिट कहलाता है, 60 डिग्री के सामने वाला √3 यूनिट कहलाता है और 90 डिग्री के सामने वाला 2 यूनिट कहलाता है। मतलब √3 का स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर कर लो, जोड़ दो और रूट कर दो तो भी तुमको 2 ही यूनिट आएगा। तो ये जब सॉल्व करते हैं तो हमको पता चल जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से। कोई तुमसे पूछे कि आया कैसे बच्चे, ठीक है? तो कैसे आया? तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से आया। कैसे आया भाई? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से। इसी का इस्तेमाल करें जरा सवाल में, देखोगे फोड़ देंगे इस सवाल को 2 सेकंड के अंदर। मुझे x चाहिए, ये है ट्रायंगल ADC, ADC में ये 30 डिग्री है 60 डिग्री, 30 डिग्री के सामने वाला 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने वाला √3 यूनिट। अच्छा, ये मतलब AC है √3 यूनिट के बराबर, √3 यूनिट के बराबर, लेकिन AC तो एक्चुअली में A है, एक्चुअली में तो A है, लेकिन हमने कहा √3 यूनिट के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये √3 यूनिट A के बराबर है, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा? A/√3 के बराबर। और अगर 1 यूनिट बेटा A/√3 के बराबर है, ये अब सुनना मेरी बात को, A/√3 के बराबर अगर 1 यूनिट है, A/√3 के बराबर 1 यूनिट है, तो तुम देखो तो x, ये जो AD है x, वो कितने यूनिट के बराबर है? 1 यूनिट के, मैंने 30 डिग्री के सामने, और 1 यूनिट किसके बराबर? A/√3 के। इसका मतलब x किसके बराबर? तो x A/√3 के बराबर। बात खत्म। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, C इज द करेक्ट आंसर। 2 सेकंड का क्वेश्चन है और हम यहाँ पे कितना समय लगाएंगे। अब तुम देखो तो बाकी कोई भी मेथड अगर लगाते तुम तो बेवजह तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होता,
तुम इसको सॉल्व करते, इसे 90 डिग्री निकालते, फिर तुम उससे सॉल्यूशन कर रहे होते, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास, ठीक है, जो हम इसमें टाइम वेस्ट करें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और सवाल करते हैं। ये सवाल एक कर लो, ये चूंकि हम जानते हैं, मैंने तुम्हें ये सवाल बताया भी है, और इसीलिए इस सवाल के साथ आज हम समाप्त करेंगे इस टॉपिक को, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में सर्कल करेंगे, ठीक है। बी श्योर हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूं, बस छोटी सी चीज है, उसके बाद इस सवाल को खत्म करो। तुम्हें याद होगा कि मैंने एक रिजल्ट तुम्हें बताया था कि एबीसी हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी हमारा ट्रायंगल है, और एबीसी अगर ट्रायंगल है हमारा तो बीसी साइड को मैं प्रोड्यूस कर देता हूं डी तक, ठीक है। और हम क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ इंटरनल एंगल को, जैसे बी है ना, इसका हमने बाइसेक्टर बनाया इंटरनल एंगल को, मतलब ये और ये हाफ और हाफ में डिवाइड हो गया, और ठीक उसी वक्त एक्सटर्नल एंगल ए सी डी का बाइसेक्टर हमने बनाया, एक्सटर्नल बाइसेक्टर, जिसने यहाँ पे एक दूसरे को काटते हुए निकल गए यहाँ सी पॉइंट पे, ठीक है, ये बताया था मैंने। तो मैंने तुम्हें ये भी समझाया था कि यहाँ जो एंगल बनेगा ना, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ बी और एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ सी, जो एंगल बनाएगा ना, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल इस एंगल का हाफ होगा। मतलब अगर तुमसे किसी ने पूछा बी ए सी, तो बी ए सी विल बी डबल एंगल व्हाट, बी ई सी, ठीक है, बी ई सी। इसका मतलब एंगल बी ई सी किसी ने मुझसे पूछा तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए बी ए सी का हाफ, हाफ मतलब ये एंगल इस एंगल का हाफ है, ठीक। जैसे ही सीख गए तुम ये, अब इस सवाल को देखते ही, ठीक है, एक सेकेंड, ये कौन सा, अच्छा, तो ये क्वेश्चन को देखते ही सवाल सॉल्व हो जाएगा। एबीसी इज अ ट्रायंगल, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एसीबी मीट एट डी, वही देख रहे हो ना, सेम सवाल है ना यहाँ पे। एबीसी एक ट्रायंगल, एबीसी एक ट्रायंगल, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ बी बी एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी मीट एट डी, ठीक है, यहां पे मिल रहा है। तो ये जो एंगल है ना मीट एट डी, ठीक है, बी सी डी, वो हो जाएगा डबल ऑफ एंगल बी ए सी, बी सी डी डबल ऑफ एंगल बी ए सी, बी सी डी नहीं मतलब बी डी, ये बी डी सी डबल ऑफ एंगल बी ए सी, देखो तो है यहाँ पे बी डी सी डबल, मतलब माय मिस्टेक, मैं रिफॉर्म करूंगा, बी डी सी माने ये एंगल इसका हाफ हो जाता है, ये एंगल इसका डबल हो जाता है, इसका मतलब ये एंगल इसका हाफ हो जाता है, तो मतलब बी डी सी आधा होगा बी ए सी के, बी इज द करेक्ट आंसर। यही बताया था ना मैंने तुम्हें, ये एंगल, ओ उल्टा, शायद मैंने उल्टा, तुम्हें गलती से उल्टा लिखा दिया होगा, शायद, मुझे याद नहीं है, तो मैं इसको ठीक कर अगर उल्टा लिखा दिया है तो इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है। अभी मुझे याद नहीं है कि मैंने उल्टा लिखाया कि सीधा, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि ये वाला जो एंगल होगा ना बेटा, ये इसका डबल होगा, माने अगर ये थीटा है तो जरूर ये टू थीटा होगा। तो एंगल ऐसे लिखवा दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बी ए सी, हमेशा बी ए सी डबल हो जाएगा टू एंगल किसका, बी डी सी का, बी डी सी का, और इसीलिए बी डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी बाई टू, मतलब यही लिखवाया था मुझे जहां तक याद आ रहा है। खैर छोड़ो, ये समझ में आ गया ना, अगर मान लो अलग लिखवा भी दिया होगा तो हमें इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन के टर्म्स में दिमाग में चीज़ें रहती ही नहीं है कि इससे पहले हमने किस चीज़ पे डील किया था, ठीक है। खैर चलो कोई बात नहीं है,
आज ये ट्रायंगल में और बहुत सारा है, ऐसा नहीं है कि इतने ही रिजल्ट्स हैं। एपोलोनियस थ्योरम, इंटरनल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इसमें ना ढेरों नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, और तो और अभी और रिजल्ट्स आएंगे इस पे, ठीक है। लेकिन अभी जितने क्वेश्चंस हम लोग एकदम टॉप ग्रेडेड क्वेश्चंस हैं, जिससे कि एग्जाम्स में लगातार सवाल पूछा जाता है, उस पे हमने फोकस किया, उस पे हमने इसका यहाँ पे डिस्कस किया। इससे आगे और प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन समय जैसे जैसे हम लोगों के पास रहेगा ना, उसको देखते हुए प्रैक्टिस करेंगे। और अभी हमें लगता है कि ये बच्चों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। इसके आगे हम लोग करने वाले हैं सर्कल, फिर हम लोग करने वाले क्वाड्रिलेटरल्स, और फिर हम लोग मेंसुरेशंस, फिर ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे करके काफ़ी चीज़ें पढ़नी है हम लोगों को। इसीलिए अब यहाँ पे इस ट्रायंगल को खत्म करके सीधा हम लोग सर्कल की ओर रवाना होते हैं, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा, किसी बच्चे को अगर मान लो बढ़िया से पढ़ना हो, और मान लो बेसिक से पढ़ना हो, सीखना हो, क्योंकि ये तो चलो प्रैक्टिस सेशन है, लेकिन सीखने की बात होती है, तो YouTube के और भी सेशंस लाऊंगा मैं आगे चल के, ऐसा नहीं है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो नए बच्चे देखोगे वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे YouTube चैनल पे लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे शेयर तो ये चैनल बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। और मैं यहाँ जो काम कर रहा हूँ, मेरा एक ही मोटिव है, मैथमेटिक्स को बहुत ही ईजी बनाना और बच्चों तक बहुत ही ईजिली पहुँचाना, ठीक है। जितने भी ज़्यादा बच्चों को फायदा हो जाए, मज़ा आएगा, ठीक है, काम वही करना है। तो मैथमेटिक्स में ब्रांड की तरह हम लोगों को बनना है, मतलब मैथमेटिक्स माने कुमार मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के साथ तो रीजनिंग तो वैसे भी होगा, जिनका रीजनिंग है सब्जेक्ट, लेकिन मैथमेटिक्स माने कुमार मैथमेटिक्स मान के चलना है, चाहे मैथमेटिक्स किसी भी एग्जाम से के रिलेटेड हो, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा मुझसे अगर पढ़ना चाहता है, और मान लो कि बेसिक से पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, तो मेरा ये कुमार मैथमेटिक्स नाम का जो ऐप है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, कुमार मैथमेटिक्स नाम का ऐप, इसको डाउनलोड करके रख लो, ठीक है। इसमें मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ, फंडामेंटल से। कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड कर लो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। पहली बात तो ये, टेलीग्राम दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक भी है, वो देखकर ज्वाइन कर लो, कन्वर्सेशन ग्रुप भी है उसमें। और ये चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आगे बढ़ाओ जितना बढ़ा सकते हो। अच्छा, इसके साथ साथ जो CDS के बच्चे इसको देखोगे, इस वीडियो को बाद में, तो उनको बता दूं, फिर से मैं बता देता हूँ, CDS का आज दूसरा टेस्ट था, CDS 2 2022, ठीक है। ये मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट ये था, फुल मॉक टेस्ट नाम से कोर्स ऑलरेडी लॉन्च है, फुल मॉक टेस्ट CDS 2022। इसका लेवल बहुत बढ़िया बना के दिया है मैंने बच्चों को। जो इस टेस्ट में अच्छा करेगा, ठीक है, वो बहुत बढ़िया करेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आज इसका दूसरा टेस्ट था, 7th, आज नहीं, कल इसका दूसरा टेस्ट हो चुका है, पहला 5th, कल 7th, और इसके बाद आगे 10th होगा। इस तरह से 10 टेस्ट होंगे जो प्लानर के अनुसार चल रहा है। और इसका भी जो लिंक है ना बेटा, ये भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो किसी को अगर ऑनलाइन टेस्ट देना है तो भी, और ऑफलाइन टेस्ट देना है तो भी, आराम से मुझे यहाँ पे इस पे जाके इस लिंक के थ्रू इनरोल कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको जो चाहिए होगा मेरे से वो मिल जाएगा। ऑनलाइन तो आप दे ही सकते हैं क्या। तो चलो, ये चीज़ें अगर समझ में आ गई हैं, तो मैंने जैसा कि बताया है कि प्लानर के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे, तो प्लानर के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, ठीक है। और जो मैंने प्लानर समझा दिया है, तो वही प्लानर हमारा यहाँ पे काम करेगा, देख रहे हो ना। 5th अगस्त को पहला टेस्ट हुआ, 6th अगस्त को कीज मिला, 7th अगस्त को दूसरा हुआ, 8th अगस्त आज कीज मिला, और 10th अगस्त को तीसरा होगा, 13th को चौथा, ऐसे करके ना प्लानर के अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा, ठीक है। चलो गाइस, अब तो समझ में बात आ गई है, अब तो खास कुछ बताने के लिए है नहीं, है ना। अभी बस पढ़ने को है, बातें बाद में करते रहेंगे, बहुत कुछ है बातें करने को। अभी हमारा बहुत समय कम है हमारे पास, तो ज़्यादातर मेरा फोकस पढ़ाई पे रहेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू, टेक केयर, एंजॉय एंड जय हिंद, बाय।